सभी मीडिया के साथियों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी दोनों 2 दिन के प्रवास पर हिसार आ रहे हैं। 7 और 8 सितंबर 2 दिन के कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। यहाँ पर मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के तहत अरविंद केजरीवाल जी उसका लॉन्च, पहला राज्य जो चुना गया वो हरियाणा को चुना गया है। पूरे देश के लिए ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया था और उसमें पहला स्टेट अब हरियाणा को चुना गया है, जहां जाकर वहां के लोगों से, वहां के युवाओं से बात कर रहे हैं और किस तरीके से देश को नंबर 1 बनाया जा सकता है। उस मिशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां अरविंद केजरीवाल जी साझा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि हिसार के ही युवा साथी कुछ गए थे, स्टूडेंट लीडर्स गए थे और हरियाणा के कुछ स्टूडेंट लीडर्स गए थे अरविंद केजरीवाल जी से मिलने कुछ दिन पहले। उन्होंने ही न्योता दिया था कि आप जब ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं, जब पिछले महीने लॉन्च किया गया था इस मिशन को, तो उन्होंने न्योता दिया कि आप जब ये मिशन लॉन्च कर रहे हैं तो हरियाणा को बहुत ज़रूरत है इस बात की, हरियाणा को आपकी बहुत ज़रूरत है ताकि हरियाणा नंबर 1 बन सके और जो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है वो कामयाब हो सके। तो उनके न्योते को स्वीकार किया अरविंद केजरीवाल जी ने और भगवंत मान जी ने, और दोनों ने आना यहाँ पर तय किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि युवाओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हमारे पास लगातार यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, स्टूडेंट लीडर्स के लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम किस तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, हम किस तरीके से इसका हिस्सा बन सकते हैं। और सब लोगों में इस तरह की स्वीकार्यता है कि पार्टी लाइन से ऊपर जा करके, कि चाहे वो किसी भी विचारधारा से, उनका कहना है कि ये जो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन है ये बहुत अच्छी सोच है अरविंद केजरीवाल जी की। वो सारे लोग जुड़ना चाहते हैं और वो सारे लोग इस मिशन का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, कैसे देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, वो सारी बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि 8 तारीख को हम आदमपुर में तिरंगा यात्रा और जनसभा अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी करने जा रहे हैं। उसको लेकर भी कई सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। बहुत सारे समाज सेवी जो शहर के हैं उनसे, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं उनसे अरविंद केजरीवाल जी कई दौर की मीटिंग्स यहाँ पर हिसार में करेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम हैं। हिसार अरविंद केजरीवाल जी के स्वागत के लिए तैयार है और अरविंद केजरीवाल जी बहुत उत्सुक हैं यहाँ पर आने के लिए कि वो वापस, यहाँ से गहरा नाता है अरविंद केजरीवाल जी का, बहुत सारे रिलेशंस भी हैं और कुछ समय यहाँ पर रहे भी हैं, तो उनका बहुत गहरा नाता है। वो बहुत उत्सुक है इस बात को लेकर के कि जब देश के लिए एक मिशन की शुरुआत की है तो उस जगह से करने जा रहे हैं जहाँ से बहुत क्लोज रिलेशन अरविंद केजरीवाल जी का रहा है। तो इस मिशन के लिए आप सबको भी निमंत्रण देते हैं। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के लिए 7 और 8 तारीख के लिए आप सभी मीडिया बंधुओं को भी निमंत्रण है कि वो सभी कार्यक्रमों में डिटेल उसकी, हम सारे कार्यक्रमों की आपके साथ साझा करेंगे। वो उन सारे कार्यक्रमों में आप भी हिस्सा लें, आप लोग भी पहुँचें और अरविंद केजरीवाल जी की, भगवंत मान जी की आवाज़ हिसार और हरियाणा की जनता तक पहुँचाने का काम करें। कोई सवाल आप साथियों के हैं तो आप। आदमपुर में रैली होनी है जी, आदमपुर में तिरंगा यात्रा भी है और रैली भी है। दोनों कार्यक्रम आदमपुर में रखे गए हैं। आदमपुर मंडी उसका वेन्यू रखा गया है जहां पर ये जनसभा होनी है, और तिरंगा यात्रा के लिए आदमपुर मेन मार्केट का जो रोड है वो, वहां पर तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और हरियाणा के आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स हिस्सा लेंगे। बहुत सारे, मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे यूथ लीडर्स और स्टूडेंट लीडर्स पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी है इस समय पर। तो बहुत सारी नई ज्वाइनिंग्स भी होंगी इन 2 दिनों के दौरान। जो भी हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं या मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे साथी आम आदमी पार्टी से आने वाले दिनों में जुड़ने वाले हैं और उनसे लगातार मंत्रणा, विचार विमर्श जो आम आदमी पार्टी हमेशा करती है, एक बैकग्राउंड चेक सभी लीडर्स के लिए, क्योंकि लोगों के विश्वास की बात है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और 7 और 8 तारीख के दौरान बहुत सारे नए साथी आम आदमी पार्टी में भी जुड़े। ये उपचुनाव की तैयारी भी है। उपचुनाव की मद्देनजर कह सकते हैं। देखिए, ये एक नेशनल मिशन है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसको पूरे देश के लिए लॉन्च किया, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को, और उसके कुछ पॉइंट्स बताए कि ये 4-5 पॉइंट हैं, अगर इसको देश में अपनाया जाए तो देश को बदला जा सकता है। और उस मिशन को लॉन्च करते वक्त ये भी कहा कि एक लंबा वक्त हो गया इस देश को कि हम लोग परिवारवाद और दोस्तवाद के चक्कर में उलझे हुए हैं और उस चक्कर में देश के लोगों का, भारत का भला नहीं हो पाया कभी भी। तो परिवारवाद और दोस्तवाद को अगर दरकिनार करना और भारतवाद को अपनाना है
तो निश्चित तौर पर ये सोचा गया कि हरियाणा में उसके लिए कौन सी बेहतरीन जगह हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आदमपुर इस वक्त परिवारवाद और दोस्तवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। कुलदीप बिश्नोई जी उस परिवार से आते हैं जो 1968 के बाद से लगातार एक ही परिवार का विधायक आदमपुर में बनते रहे, और वो अब जब उन पे 200 करोड़ का आईटी का केस चल रहा है, वो जब उस मामले में उलझे हुए हैं, तो उन्होंने दोस्तवाद को अपनाया, क्योंकि उनको पता है कि अगर बीजेपी से दोस्ती कर लेंगे, दोस्त बन जाएंगे, तो वो अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छा काम करती है भारतीय जनता पार्टी। उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं दोस्तों के, तो इसलिए उन्होंने दोस्तवाद को अपनाया। तो परिवारवाद और दोस्तवाद को अगर जड़ से उखाड़ करके भारतवाद का संदेश देना है, तो आदमपुर से अच्छी उसकी जगह नहीं हो सकती है। इसलिए आदमपुर को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया और हिसार को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया। आदमपुर का जिक्र आया है तो सोनाली सिंह फोगाट की मौत का भी जिक्र होगा। पीठ को छोड़ करके आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उनकी मौत में जस्टिस मांगने के लिए कहीं नजर नहीं आया, ना ही उसके संस्कार के वक्त या तो बड़ा नेता पहुंचे, स्थानीय लोगों के लिए होते जाएंगे। उसके बाद भी किसी तरीके की उपस्थिति वहाँ या फिर जस्टिस के लिए डिमांड दिखाई नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने मैं इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि एक व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है तो परिवार को बहुत आघात लगता है, और हम ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब परिवार ने ये मांग की कि हमको कुछ शक इसमें नज़र आ रहा है और किसी तरीके की साजिश नज़र आ रही है, तो हम सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ये मांग की थी कि इस मुश्किल वक्त में अगर परिवार को इंसाफ भी न मिले तो वो बहुत गलत होगा, और हमने सबसे पहले ये कहा था कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, सीबीआई को इसको सौंपा जाना चाहिए इस पूरे मामले को। परिवार के साथ हमारे तमाम नेता जो हैं वो समय समय पर उनके परिवार से मिले भी हैं। इसको हम कोई किसी तरह का कोई मीडिया इवेंट नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ही निजी विषय होता है परिवार के लिए जब इस तरीके की संकट की घड़ी में होता है। हमारे बहुत से लीडर्स उनके परिवार से मिले भी हैं, हम लगातार उनके परिवार के संपर्क में भी हैं। जिस तरीके के जिस भी सहयोग की ज़रूरत होगी, आम आदमी पार्टी हमेशा इंसाफ की इस लड़ाई में स्वर्गीय सोनाली फोगाट जी के परिवार के साथ खड़ी है, और हम हर तरीके से जो भी संभव मदद होगी, जिस प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को उठाना होगा हम उठाएंगे। हम आज भी ये कहते हैं कि सीबीआई जांच की जानी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर ऐसे सर्कमस्टेंसेज हैं कि जिसमें शक किया जा सकता है कि ये कोई साजिश हो सकती है, और बड़ी साजिश हो सकती है, राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कम से कम परिवार को, उनकी बेटी को तो ये संतोष होना चाहिए, उनके लगातार मांग करने के बाद भी सीबीआई ने अभी तक केस का चार्ज नहीं लिया है। वो किसी तरह की टाल मटोल की जा रही है कि अभी पुलिस जांच कर रही है, ठीक जांच चल रही है, हरियाणा के सीएम को सारी रिपोर्ट शेयर की जा रही है। ये सब बातों से परिवार का पेट नहीं भरेगा, ये सब बातों से परिवार संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि परिवार ने सिर्फ एक ही बात कही है कि अगर साजिश हुई है तो हम साजिशकर्ता तक पहुंचना चाहते हैं। हमें पता लगना चाहिए कि जिन प्यादों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जिनको कहा जा रहा है कि इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनके पीछे जो प्लानिंग करने वाला व्यक्ति है, जो साजिश करता है, वो कौन है, परिवार ये जानना चाहता है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई जांच की मांग, न्यायिक जांच की मांग बहुत जायज़ है, और उसको सरकार को बहुत जल्दी तुरंत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। हर संभव कोशिश होनी चाहिए थी। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तुरंत किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया जाना अपने आप में इस शक को और बढ़ाता है कि आखिर किसको बचाने की कोशिश हो रही है, क्यों इस पर तुरंत एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों इस जांच को तुरंत सीबीआई को उसी वक्त क्यों नहीं सौंपा गया, क्या सबूत नष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है, क्या जो साजिश करता है उनको बचने का मौका दिया जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो परिवार के जहन में भी, हमारे जहन में भी। उपचुनाव फाइट करेगी आप? देखिए, ये हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आदमपुर उपचुनाव आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी, और पूरी ताकत के साथ कंटेस्ट करेगी, और बिल्कुल चेहरा समय आने पर आप सब लोगों के साथ साझा करेंगे, और मजबूत चेहरा होगा, आदमपुर का लोकल चेहरा होगा। कहीं से इंपोर्ट करके किसी पार्टी से आपका कोई पुराना कार्यकर्ता रहेगा? देखिए, कोई भी हो सकता है। हम इंपोर्ट करने का मतलब ये कि हमारे पास अगर कोई भी लीडर ये रिक्वेस्ट लेकर के आता है कि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है, तो आम आदमी पार्टी अच्छे लोगों का हमेशा स्वागत करती है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से आए, कहीं से भी आए। हमारे मकसद सिर्फ ये होता है कि हम बैकग्राउंड चेक करके ये इंश्योर कर दें कि लोग जब झाड़ू के सिंबल पर ट्रस्ट करें, लोग जब अरविंद केजरीवाल जी के कैंडिडेट पर ट्रस्ट करें, तो उनके साथ धोखा ना हो किसी भी तरीके का। और आज तक हम अपने इस मकसद में कामयाब रहे हैं। हमारे किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि ने कभी भी जनता के वोट के साथ धोखा नहीं किया, वो दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं भागे जिस तरीके से कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के लोग भागते हैं। तो वो जस्टिस हो सके लोगों के वोट के साथ, ये प्रयत्न रहता है हमारा। दो चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं, एक कि बहुत साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति होगा, और दूसरा कि आदमपुर के लोगों के बीच में से एक आम आदमी होगा जो ये चुनाव लड़ेगा, बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ लड़ेगा, और आदमपुर उपचुनाव में
हम न सिर्फ परिवारवाद को बल्कि दोस्तवाद को भी हरा करके दिखाएंगे। जिस बीजेपी को आम आदमी पार्टी कोसती है, तो क्या बीजेपी से भी कोई कैंडिडेट आपके पास आ सकता है चुनाव में? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई पारिवारिक लड़ाई मेरी नहीं है, या मेरे किसी नेता की नहीं है, या हमारे पार्टी की नहीं है कि हमारी किसी उनके नेता से, मोदी जी से हमारी बहुत दुश्मनी हो पारिवारिक, ऐसा नहीं है, या उनके अमित शाह जी से हमारी पारिवारिक दुश्मनी हो, ऐसा नहीं है। हमको उनकी नीतियां नहीं पसंद है, वो देश के खिलाफ है उनकी नीतियां। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिन नीतियों पर चल रहे हैं, वो देश को बर्बाद करने वाली नीतियां मतलब आ सकता है तो किसी भी पार्टी से, मैंने आपको कहा स्पष्ट तौर पर कि स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, लोगों के बीच से होना चाहिए, आम आदमी होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो वो बिल्कुल वो कहीं से भी हो सकता है। झाड़ू थाम लिया है वो साफ सुई का होगा, क्योंकि वहां जाते ही गंगा नहाते। आप जिस भी व्यक्ति ने झाड़ू थाम लिया है या जो भी हमारे सिंबल पर चुना गया है, मैं आप खुली चुनौती देता हूं आप सारे लोगों को भी और सारे पॉलिटिकल पार्टियों को भी। हमने पंजाब में भी ये किया। अगर हमें करप्शन का पता चले तो पहले लोग हम होते हैं जो हमारे लोगों पर एक्शन लेते हैं। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कि आप जांच नहीं कराएंगे अगर, और अब जब बीजेपी जांच करा रही है हमारे दिल्ली में तमाम नेताओं के खिलाफ, हमने कभी उसका विरोध किया हो? जब तमाम सीबीआई रेड होती है, आपने हर जगह पर देखा क्या निकलता है, आप सब तो खबरों में हैं बहुत समय से, तो क्या निकलता है कोई भी रेड होती है तो पहली खबर ये आती है कि इतने करोड़ रुपए बरामद हुए, कैश बरामद हुआ, जवाहरात बरामद हुए, ये बरामद हुआ, वो बरामद हुआ, कागजात मिल गए हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी के। हमारे किसी नेता पर किसी भी एजेंसी से कितनी मर्जी ताकत लगा ली भारतीय जनता पार्टी ने, 100 रुपए ब्लैक मनी भी आज तक बरामद नहीं कर पाए किसी भी नेता से। ये अपने आप में गारंटी है इस बात की, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी, आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि जो भी व्यक्ति हम चुनेंगे, जिस भी व्यक्ति को आगे करेंगे जनता के हितों के लिए, वो बिल्कुल स्वच्छ छवि का होगा, साफ सुथरा होगा। इसको मान लिया जाए कि ये ईमानदारी है या फिर हाथ की सफाई करने के बाद भी पकड़े नहीं जाते? देखिए, अगर आप इसको हाथ की सफाई मानते हैं और हम अगर मोदी जी को, अमित शाह जी को और उनकी तमाम एजेंसियों को मूर्ख बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो इस बात का श्रेय आपको हमको देना चाहिए और मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता, उनकी तमाम एजेंसीज किसी काबिल नहीं है। उनको तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए, तुरंत उनको रिजाइन कर देना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको हाथ की सफाई मानते हैं और हम बचकर निकल पा रहे हैं, तो आप सबको आज अपने अपने चैनल्स पर मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी एजेंसीज नाकाम हो गई बुरी तरह से, वो तो पकड़ ही नहीं पा रहे किसी। मेक इंडिया नंबर 1 बनाने का आपने अभियान शुरू किया है, जो करने जा रहे हैं 8 तारीख से, पर लेकिन क्या आपके जो 2 स्टेट में सरकार है, उनको स्टेट को नंबर 1 बना चुके हैं? देखिए, बिल्कुल, आप अगर पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन में अगर कोई भी ऐसी सरकार है जो बिजली फ्री देती है, मूलभूत सुविधा फ्री देती है, जो स्कूल शिक्षा फ्री देती है, जो अस्पताल फ्री देती है, जो शहीदों को 1 करोड़ रुपए का उनके परिवार को सम्मान देती है, जो महिलाओं को फ्री में ट्रैवल देती है, अगर ऐसी कोई भी सरकार हो और वो उसके बाद मुनाफे में भी चल रही हो, तो आप किसी भी और स्टेट में ऐसी सरकार बता दीजिए। और आजकल तो क्या ट्रेंड चल रहा है, तमिलनाडु ने हमारे यहाँ पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस देखे, उससे सीखा, अपने यहाँ पर 25 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं और उसके इनॉग्रेशन के लिए, उसके उद्घाटन के लिए 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित किया है। दूसरी पार्टियों के नेतृत्व पार्टियां आमंत्रित कर रही हैं हमारे मॉडल से सीख करके। और उसके साथ साथ आप बिहार में देखिए, नीतीश कुमार जी के शिक्षा मंत्री, उन्होंने खुद कहा कि हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल है दिल्ली में और हम भी वहाँ से सीखेंगे, अपने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को हम इसलिए बोलते हैं कि अबव पार्टी लाइन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं 130 करोड़ भारतीयों को जोड़ना है। अगर कोई अच्छी बातें हमसे सीख सकता है तो सीखे, हम स्वागत करते हैं, हम अपने यहाँ पर बुलाकर सिखाने को तैयार हैं। 130 करोड़ भारतीयों को जोड़ना है, तीसरा थर्ड फ्रंट को जोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि बिहार में नीतीश सरकार पहले भी थी, पर लेकिन उन्होंने उससे पहले कभी भी ये नहीं कहा कि दिल्ली का मॉडल है बहुत अच्छा है। देखिए, सरकार बदलते ही बीजेपी के साथ छोड़ते ही अच्छा क्यों नजर आने लगा? क्योंकि उन्होंने उस नज़र से देखना शुरू किया कि उनकी जो विचारधारा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को फ़ायदा नहीं दे पा रहा है। तो उन्होंने, हर व्यक्ति ये करता है कि जब मेरा जो काम करने का तरीका है अगर वो नहीं चल पा रहा है तो मैं अपने आसपास देखता हूँ कि कौन है जो अच्छे से काम कर रहा है। तो जब उन्होंने नज़र घुमा करके देखा, उनको पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली की सरकार नज़र आई, दिल्ली के लोग नज़र आए कि किस तरीके से वो फ़ायदा उनको मिल रहा है हमारी सरकार की नीतियों का, और वहाँ से उन्होंने सीखने की बात कही। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अलग अलग सरकारें, 4-5 राज्यों की सरकारें कोई ना कोई मॉडल दिल्ली से, चाहे वो स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, उनको देख करके सीखने का काम कर रही हैं। और ये शायद हमारी इकलौती सरकार है जो सबका स्वागत करती है कि आप आइए, हम कैसे काम करते हैं सीख लीजिए। हमें कोई ऐसा गुप्त, हमारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसको हम छुपा करके रखना चाहते हैं और लोगों को ये कहें कि उस राज्य में जब हमारी सरकार आएगी तभी हम ये काम कराएंगे। ऐसा नहीं है। हम सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं, जो अच्छी बातें वो सीखें एक दूसरे से, पूरे देश को एक विकसित देश बनाने का काम करें। हम जब बचपन में पढ़ते थे तब भी यही पढ़ते थे, भारत विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा एक दिन। आज हमारे बच्चे भी यही पढ़ते हैं कि भारत विकासशील देश है, विकसित देश बनेगा।
लेकिन कब बनेगा, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोस्तवाद है और कांग्रेस का परिवारवाद इसी तरह से चलता रहा तो ये अगली एक सदी में भी नहीं बन पाएगा। इसलिए हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम मूलभूत सुविधाएं पूरे देश को मुफ्त में उपलब्ध कराएं और वर्ल्ड क्लास उपलब्ध कराएं, अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं, स्वास्थ्य उपलब्ध कराएं, तो वो विकसित देश भारत बहुत जल्द बन सकता है। और इसीलिए ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का लॉन्च किया। बीजेपी ने ये कहा है कि 2024 में उनका हरियाणा में सीएम का चेहरा मनोहर खट्टर रहेंगे। पहला तो ये, दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी भी कुछ चेहरा उतार कर चुनाव लड़ेगी 2024 का। तीसरी बात ये सर कि अरविंद केजरीवाल हिसार से ही आते हैं, उनका ओरिजिन यहाँ से है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी आज तक कमाल नहीं कर रही। देखिए, मैं आपके पहले प्रश्न से शुरू कर लेता हूं। आपने कहा कि मनोहर लाल खट्टर को वो 2024 में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना करके उतरेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता की जो सोच है और जनता का जो मैंडेट है उसके खिलाफ तो बीजेपी ये सरकार चला ही रही है और डंके की चोट पर ये कह रहे हैं कि पब्लिक कुछ भी कहती रहे, हम फिर मनोहर लाल खट्टर को लेकर के आएंगे। क्योंकि पिछला चुनाव जब मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में लड़ा तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मैंडेट नहीं मिला था। उनको 40 सीटें मिली थी, सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए, यानी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था उनको कि हमें ये मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। उसके बावजूद आपने किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करके, किसी भी तरीके का लोभ लालच दे करके, मंत्री पद दे करके ऐसी पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया जो आपके खिलाफ वोट मांग करके आई थी, और आप जबरदस्ती की सरकार चला रहे हैं। और जबरदस्ती अब ये दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे थे हम ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, लिए ना बाद में। लोगों की जनता की राय के सामने लोकतंत्र में कुछ नहीं टिकता है। अगर मनोहर लाल खट्टर जैसा कि लोग परेशान हैं उनसे, और इतना अगर परेशान हैं तो मनोहर लाल खट्टर चाहे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने, चन्नी जी भी बने थे पंजाब के अंदर, 2-2 सीट से भी लड़े थे, दोनों सीट से हारे, मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। मनोहर लाल खट्टर अगर हरियाणा के अंदर बीजेपी का चेहरा होंगे तो उनके साथ भी वही हश्र होगा जो कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार का पंजाब के अंदर हुआ। सर, क्या आम आदमी का चेहरा लड़ेंगे सर? चुनाव बहुत दूर है। आप बाई इलेक्शन भी लड़ेंगे आदमी, उसके बाद आम चुनाव भी हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे आम आदमी पार्टी का पेज फंसेगा, क्योंकि SYL की बात है, चंडीगढ़ काउंसिल हरियाणा में कहाँ खड़े हैं, तो पंजाब में तो पंजाब के हिस्से में खड़े हैं। इस पर मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप साथियों से भी है कि पिछले 55 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, कांग्रेस को भी बहुत मौका मिला और बीजेपी को भी बहुत मौका मिला। वो दोनों पार्टियां कहाँ खड़ी हैं इस मुद्दे पर? हरियाणा के अंदर कुछ और बोलती हैं, पंजाब के अंदर कुछ और बोलती हैं। इसका मतलब लोगों से धोखा करती हैं। हम अलग करने आए हैं। सवाल का जवाब सवाल कम से कम नहीं हो सकता। मैं सवाल के लिए मैं प्रश्न करके उसके बाद उत्तर भी दे रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखोगे तो मतलब आप सवाल कितना भी लंबा पूछें लेकिन जवाब तो जो मैं देना चाहूँगा वही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि 55 साल में तो दोनों पार्टियां नहीं कर पाई तमाम कोशिशों के बावजूद भी, और मुझे लगता है कोशिश ही नहीं की क्योंकि सुलझाना नहीं चाहते थे। क्योंकि इन पार्टियों को इन मुद्दों पर वोट मिलता है, इन पार्टियों को इन मुद्दों पर, विवादों पर वोट मिलता है। एक दूसरे से लड़ा करके, नफरत करा करके, जाति से जाति को भिड़ा के, धर्म को धर्म से भिड़ा के, स्टेट को स्टेट से लड़ा के इनको वोट मिलता है, इसलिए ये उन मुद्दों पर राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे किसी भी मुद्दे पर राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी की राजनीति बहुत स्पष्ट है। हम लोगों का भविष्य बनाने का काम करते हैं, स्कूल बनाने का काम करते हैं, अस्पताल बनाने का काम करते हैं, हम मूलभूत सुविधाएं फ्री देने का काम करते हैं और अच्छी सुविधाएं देने का काम करते हैं। ये हमारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम जनता के बीच में जाते हैं और हमेशा बात करते हैं। और जब हमें ये काम करने होंगे तो हम कोई भी विवाद नहीं चाहेंगे, क्योंकि विवाद वो चाहता है जिसे विवाद से वोट मिलते हैं। आम आदमी पार्टी को इन मूलभूत सुविधाओं से वोट मिलते हैं, आम आदमी पार्टी को इन मूलभूत सुविधाओं के देने से वोट मिलते हैं और हम उन मुद्दों पर राजनीति करते हैं। और जब हमें इन पर राजनीति करनी होगी तो हम सारे मुद्दे जिन पर विवाद उत्पन्न होता है उनको सुलझाएंगे, उनको आपसी बातचीत के जरिए उनके समाधान सब समस्याओं के मौजूद है। हमने दिल्ली में भी करके दिखाया, हम पंजाब में भी धीरे धीरे कर रहे हैं। समाधान सब समस्याओं के मौजूद हैं, उनको किसी की ठीक करने की नीयत नहीं है। आम आदमी पार्टी की नीयत है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये तमाम मुद्दे आप देखिएगा कि आपसी बातचीत के जरिए बहुत अच्छे से सुलझेंगे, सभी सेटिस्फाइड होंगे और उसके बाद मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति तक भी पहुंचेगी, हर व्यक्ति तक हर चीज, हर सुविधा पहुंचेगी और सारी जनता खुश होगी। सवाल की जलेबी बनाते सर आपने जवाब दिया, आप मान सकते हैं। क्या होगा क्या केजरीवाल ये कहेंगे आदमपुर में आके कि वो पानी दिलाएंगे? मैं आपसे क्या केजरीवाल जी या आप लोग जाकर के कहेंगे कि चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है? भगवंत मान जी खड़े होंगे आदमपुर में जो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में हम लोग एक इंच नहीं जाने देंगे, तो कहाँ
मैंने आपसे यही बात कही कि ये तमाम मुद्दे समय आने पर जब आप इसको सुलझाने की स्थिति में हो तो ये सारे मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं आपसी बातचीत से। प्रशासनिक मुद्दे, ये प्रशासनिक मुद्दे। हरियाणा और पंजाब का मसला पंजाब में पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, क्या ये मुद्दा सुलझ गया? पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या सुलझ गया था मुद्दा? तो मैं पंजाब में आने के माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आने के बाद एक ऐसी स्थिति आई कि पंजाब और हरियाणा की तलवारें आपस में निकल गई। जिस पंजाब और हरियाणा के भाईचारे की दुहाई पूरे स्टेट दोनों दे रहे थे किसान आंदोलन में, उसको खराब करने का काम आदमी पार्टी के एक फैसले ने किया। आप कैसे कहेंगे कि आप इन चीज़ों को खराब करने की बजाय सुलझाने का काम करें? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार भरसक प्रयास किया कि हरियाणा और पंजाब के बीच में किसी तरीके की लड़ाई पैदा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करते हैं वो। लेकिन किसान आंदोलन के बाद एक चीज़ ज़रूर हुई है कि दोनों राज्यों के बीच में भाईचारा बहुत बढ़ गया है और दोनों राज्यों के बीच में ट्रस्ट बहुत बढ़ गया है लोगों के बीच में आपस में। अब इनकी ये राजनीति चलती नहीं है, ये आपस में लड़वाने की राजनीति इनकी चलती नहीं है इन सब चीज़ों पर। ये मुद्दे बहुत ही विचार विमर्श करके बहुत अच्छे से, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा सकता हूँ कि हमेशा दिल्ली में ये कहा जाता था कि पानी की समस्या है, हरियाणा से पानी नहीं मिलता है या यूपी से पानी नहीं मिलता है, हमेशा दिल्ली में ये कहा जाता था, लेकिन समस्या का समाधान कभी नहीं निकाला गया, आरोप प्रत्यारोप हुआ। अब हमने उसका समाधान जब निकालना चाहा, तो हमने विचार विमर्श की अगर बात आई, मैं प्रस्ताव आप विधानसभा में पंजाब में लेके आए, हरियाणा इकाई से विचार विमर्श नहीं हुआ था क्या? केंद्रीय नेतृत्व आपके दिल्ली से विचार विमर्श नहीं हुआ? वो चीजें क्या थी? कहीं तो आप या मैं अपनी गलती मानेंगे कि एक स्टेप तो गलत हुआ, उसको ठीक करने का काम करेंगे। अगर आप बोले कि हम लोग सिर्फ ठीक करने का काम करेंगे, वो चीजें तो जस्टिफाई तो यही होगा कि जनता चाहती है कि ये विवाद नहीं रहे, तो विवाद नहीं रहेंगे, ये विवाद सुलझ जाएंगे। जनता चाहती है कि मूलभूत सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता की राय से चलता है, लोकतंत्र में आपकी राय से, मेरी राय से, भूपेंद्र हुड्डा जी की राय से या भारतीय जनता पार्टी के खट्टर साहब की राय से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र जनता की राय से चलता है और जनता आज जिन मुद्दों पर बात करना चाहती है वही मुद्दे सर्वोपरि हैं और वो मुद्दे आम आदमी पार्टी के हैं। हम उन मुद्दों की राजनीति करते हैं और खुल के करते हैं, कोई शर्म थोड़ी है इस बात की कि हम फ्री में देंगे सुविधाएं, तो देंगे। हम जिन मुद्दों पर राजनीति नहीं करते, जिन विवादों में नहीं पड़ते, उनमें नहीं पड़ेंगे। आप मेरे से 50 बार भी प्रश्न पूछेंगे, आप अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाहेंगे तो नहीं डाल देंगे, क्योंकि क्योंकि चाहते हैं, क्योंकि अलग-अलग हमारा बहुत स्पष्ट ओपिनियन है उस पर। अलग-अलग जगहों पे आपके अलग-अलग स्टैंड ना भाईचारा है, आप मानते हैं, लेकिन वो तो पंजाब में फैसले लिए गए, उससे भाईचारा बढ़ा या खराब हुआ? मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि वो ट्रस्ट, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, वो ट्रस्ट जो तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती थी, वो इस बार कर नहीं पाए ना। इतना शोर शराबा मचाया, किसी ने उस बारे में उस बात पर चर्चा की, वो विवाद आगे बढ़ा किसी भी तरीके से। किसी ने जनता में आपने कभी जाके बात की, वो उन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं उन मुद्दों के बारे में। ये प्रशासनिक मुद्दे जो आपस में बहुत ही विचार विमर्श करके सुलझाने की चीज है। इन पर आप जितनी आग लगाना चाहें उतनी आग लगाने से देश का और प्रदेश का नुकसान होता है। इनको अगर आपसी सूझबूझ से बैठ करके इनको सुलझाया जाए तभी ये मुद्दे सुलझ सकते हैं। जनता ने 55 साल दिए दोनों पार्टियों को। हम इतना एश्योर कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को अगर एक मौका मिलेगा तो हम ये सारे विवाद सुलझा सकते हैं, इनको सही तरीके से जनता के हित में ला सकते हैं। क्या हम मान सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के एसवाईएल मुद्दे पर विचारधारा अलग है, हरियाणा में अगर सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो एसवाईएल के मुद्दे पर विचारधारा अलग है? आम आदमी पार्टी की पूरे देश में एक ही विचारधारा है। आम आदमी पार्टी के पूरे देश में एक ही मुद्दे हैं। किसी भी प्रदेश में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई फर्क नहीं है। ये फर्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कांग्रेस के जो हरियाणा के लीडर है वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस के जो पंजाब के लीडर हैं वो क्या बोलते हैं इन्हीं मुद्दों के बारे में? क्या वो राहुल गांधी जी से राय नहीं लेते या राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनते? हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम मुद्दों को सुलझाने में विश्वास करते हैं, हम मुद्दों को उलझाए रखने की राजनीति नहीं करते। इस अध्यक्ष के बारे में क्या है सर? क्या आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने पूरे हरियाणा प्रदेश के संगठन को अनाउंस करेगी और उसमें हर स्तर के हर लीडर को शामिल किया जाएगा। सभी पदों पर हम एक साथ, जैसे हम दूसरे स्टेट्स में करते हैं, हम हरियाणा के अंदर भी अपना पूरा स्ट्रक्चर अनाउंस करेंगे। बीजेपी का कहना यह है सर कि जन आधार की जरूरत है। अभी 29 मई को कुरुक्षेत्र के अंदर रैली हुई थी, सब कुछ खुल के सामने आ गया था, लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे, बहुत हाई लेवल के ऊपर मीडिया ने भी दिखाया था, वो जितना एक्सपेक्ट किया था उतने लोग ही नहीं आए। जन आधार की जरूरत है अभी। कल कैथल में जेपी नड्डा जी, बीजेपी के सबसे बड़े नेता मौजूद थे, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी वहाँ पर मौजूद थे।
और जिस वक्त बोल रहे थे जेपी नड्डा साहब, सारा पंडाल खाली पड़ा हुआ था। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे। कुरुक्षेत्र रैली के अंदर बिना किसी टेंट के जून के महीने में जिस तरीके की रैली अरविंद केजरीवाल जी की हुई, ना हरियाणा के इतिहास में पहले कभी हुई और ना आगे कभी होगी। ये मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सिट डाउन पॉलिसी है कि ये बिठा के सबको खिलाना चाहते हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये स्टैंड अप रैली थी, ऐसी करके दिखाओ अगर किसी भी पार्टी में हिम्मत है। और अगर आपको जनाधार देखना है, मैं आप सबको पहले भी आमंत्रित कर चुका हूँ, आप 8 तारीख को आदमपुर आइए। आपको एहसास होगा कि आम आदमी पार्टी का किस तरीके का जनाधार आदमपुर, हिसार और पूरे हरियाणा में बन चुका है। और उसके बाद आप ये प्रश्न करेंगे तो हम उसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे। कितना होगा सर? हज़ारों की तादाद में लोग पूरे हरियाणा से आने को आतुर हैं। हम आम आदमी पार्टी कभी ये नहीं करती है कि जगह जगह से बसें हायर करें। आप हरियाणा, अगर हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं तो क्या हम अपने कार्यकर्ताओं को रोक दें कहीं से आने से? हम नहीं बुला रहे हैं कहीं से। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी अपनी रैलियों में कभी भी भीड़ जुटाती नहीं है। हम अपने एक पैसा अपनी रैली पर खर्च पार्टी की तरफ से नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता स्वतः जहां से मोबिलाइज होना चाहते हैं, अगर कोई पदाधिकारी तो पूरे प्रदेश से खैर आते हैं, जब भी राष्ट्रीय नेता आपके पहुंचते हैं तो आएंगे, लेकिन कार्यकर्ता हिसार और आसपास के क्षेत्र में इतना जबरदस्त रुझान है। आप 7 तारीख को भी हिसार की सड़कों पे देखेंगे और 8 तारीख को आदमपुर में देखेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि खुले दिल से आप आइए रैली में, और आप जिस तरीके का जन समुदाय यहाँ पर देखेंगे, जिस तरीके का जन समर्थन देखेंगे, आपको एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जमीन नीचे नीचे खिसक चुकी है। वो सिर्फ हवा में बातचीत चल रही है, सिर्फ विवादों के मुद्दे चल रहे हैं, नीचे से राजनीति खत्म हो चुकी है। सर, केजरीवाल और भगवंत मान जी के सिवाय अगर हरियाणा से नेताओं की बात करें आम आदमी पार्टी के, तो कौन किन जाने की संभावना ज्यादा है? जब हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व हरियाणा का जो है वो उन रैली में, उन मीटिंग्स में मौजूद रहेगा, जहाँ भी हमारे शीर्ष नेतृत्व केंद्र पे होगा। थैंक यू।